बैठे उन अधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे जिनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी समस्याओं से आपको निजात दिलाएं। बहरहाल हमारे आज के इस सफर में इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, 11 न्यूज की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। आम आदमी पार्टी की धरना नीति ने कई लोगों को प्रेरणा दी और अब दिल्ली में बिजली के दामों में कमी के बाद मुंबई में कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने रिलायंस एनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बैठ गए हैं धरने पर। यही नहीं, आज धरने के तीसरे दिन उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आत्मदाह तक की धमकी भी दे डाली। सांसद संजय निरुपम ने बिजली की दरों में कमी न होने पर आत्मदाह की धमकी दी है। कांग्रेसी सांसद निरुपम ने कहा है कि जल्द से जल्द बिजली के दामों में कमी की जाए। गौरतलब है कि संजय निरुपम पिछले 2 दिनों से रिलायंस कंपनी के सामने धरने पर बैठे हैं और आज ये उनका धरने का तीसरा दिन है। और इसी बीच निरुपम के साथ धरने पर बैठे 2 लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भगवती अस्पताल में ले जाया गया। साथ ही डॉक्टर्स ने निरुपम का भी चेकअप किया है, जहां उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। लेकिन हर 4 घंटे के बाद डॉक्टर्स की टीम संजय निरुपम का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और शुगर चेक कर रहे हैं। संजय निरुपम सर जी का बीपी लिटिल ऑन द हायर साइड आ रहा है और शुगर थोड़ा कम साइड पे आ रहा है। अभी फिलहाल मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ही कैन स्टिल कैरी ऑन, बट डेफिनेटली उनको वीकनेस फील हो रहा है। और धरना दे रहे संजय निरुपम से बात की हमारे संवाददाता अवनींद्र आशुतोष ने। आम आदमी की भावनाओं को समझते हुए रिलायंस का जो बिजली दर है उसको कम करने के लिए सांसद संजय निरुपम लगातार प्रयासरत रहे थे, लेकिन अब उन्होंने देखा है कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, इसलिए उन्होंने आमरण अनशन पर बैठने का जो फैसला लिया था वो है। और तीसरा दिन है, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ समर्थन में बैठे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज उन्होंने जो बयान दिया है उससे हर तरफ हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो मैं आत्मदाह करूंगा। संजय जी हमारे साथ खुद है। संजय जी, ये फैसला क्यों लिया आपने? क्योंकि देखिए, रिलायंस वाले इतनी मोटी चमड़ी के हैं, उनके खिलाफ पिछले 10 वर्षों से आंदोलन हो रहा है। उनके दफ्तर लोगों ने तोड़े, कितने मोर्चे निकाले, फिर मैंने भी मोर्चा निकाला। मैंने एक रास्ता निकाला कि चलो अनशन करेंगे, अपना खाना पीना सब छोड़ दिया। फिर भी जिस प्रकार से बेशर्म हैं अनिल अंबानी और उनके टीम के लोग, जिस प्रकार से अहंकारी हैं रिलायंस के लोग, और जिस प्रकार से संवेदनहीन हैं, अब इसके बाद तो यही ऑप्शन रह गया कि उनके दरवाजे के सामने हम आग लगा के मर जाएं। तब शायद उनको समझ में आए कि मुंबई के 26 लाख बिजली उपभोक्ताओं का कितना बड़ा दर्द है और लोग कैसे परेशान हैं भारी बिजली बिलों से। आपकी पार्टी का क्या रुख है, क्योंकि आप तीसरे दिन में आप प्रवेश कर गए हैं, उनका क्या रिएक्शन है आपकी पार्टी के नेताओं का? पार्टी के लोग अपने साथ रहेंगे, अगर रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं रहेंगे तो भी ठीक है। लेकिन चूंकि जनता का प्रश्न है, जनता का विषय है, तो पार्टी में जो हमारे लोग हैं वो सब जनता के विषयों पे काम करते रहते हैं, तो नेचुरली हमारे साथ रहेंगे और साथ में रहना चाहिए सभी लोगों को। ये आम आदमी पार्टी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि संजय जी जो है हमारी नकल कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल है ना, ये इस देश के पहले सत्याग्रही नहीं हैं और न ही इस देश के आखिरी सत्याग्रही होंगे। कांग्रेस की परंपरा ही सत्याग्रह की रही है। इस देश में गांधी जी सत्याग्रह लेके आए, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह के प्रयोग किए
और अंग्रेजों जैसी सबसे बड़ी ताकत को सत्याग्रह के आधार पर, अनशन पे, उपोषण से, नमक सत्याग्रह से, नील सत्याग्रह से उन्होंने भगाया। तो मयंक गांधी वगैरह आजकल के बच्चे हैं, उनको उनके लिए राजनीति की ज़्यादा समझ नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने से बेहतर होगा मैं ये कहूँ कि ज़रा इतिहास पढ़ो, उसके बाद बड़बड़ करना सीखो। अभी आपकी तबीयत कैसी, कैसा फील हो रहा है अंदर से आपको? तबीयत ठीक है, तो बहुत अच्छी तबीयत तो नहीं रहेगी। अगर आप 3 दिन से कुछ खाएंगे नहीं और पानी भी नहीं पिएंगे तो निश्चित तौर पर जो आपका बीपी में वेरिएशन होगा, शुगर में वेरिएशन होगा, तो उस तरह का वेरिएशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं एक अंदर से मजबूत आदमी हूँ, खींच लूंगा गाड़ी। अनिल अंबानी को कुछ कहना चाहेंगे? अनिल अंबानी को यही कहना चाहेंगे कि भाई आप सर्विस सेक्टर में हो, आप एक ऐसी कंपनी चला रहे हो जो मुंबई के 26 लाख उपभोक्ताओं को बिजली दे रही है, और ऐसे में 26 लाख उपभोक्ताओं की आवाज़, उनका दर्द, उनका दुख सुनने के लिए आपके अंदर पर्याप्त संवेदनशीलता होनी चाहिए। क्योंकि ये मार्केट का युग है जिसमें कहते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग, कहते हैं ग्राहक ही राजा है, और राजा ग्राहक का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने देश का एक सांसद रास्ते पे बैठा है, भूखे प्यासे बैठा है। आप में थोड़ी सी भी शर्म हो तो आप पॉजिटिवली रिएक्ट करें और बहानेबाजी न करें। तो वाकई जिस तरह से रिलायंस की चुप्पी है उसमें कई सवाल छुपे हुए हैं कि 3 दिनों तक एक सांसद अगर बैठता है सड़क पर तो जाहिर सी बात है आम आदमी की भावनाएं उसके साथ। तो हमारे संवाददाता अवनींद्र आशुतोष ने बात की थी संजय निरुपम से। धरना स्थल पर वो मौजूद थे और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपने खुद जाकर संजय निरुपम से बात की पर्सनली, और साफ तौर पर उनके इरादे उन्होंने जाहिर कर दिए हैं कि वो इस मामले में अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। तीसरा दिन है उनके अनशन का और उन्होंने आत्मदाह तक की धमकी भी दे डाली है, और जिस तरह का कड़ा रुख अख्तियार किया है वो यही इशारा करता है कि वो वहां से हटेंगे नहीं। उन्होंने साफ कहा कि वो मजबूत इरादे के हैं, पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की नैया जो है डूबती हुई नजर आ रही है सुष्मिता जी, और लगातार लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो अपनी छवि को चमकाने की कोशिश करें। यही सवाल संजय निरुपम के सामने भी था, लेकिन लगातार उन्होंने रिलायंस के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किया है, धरने प्रदर्शन किए हैं। लेकिन अब चुनाव आने वाला है तो उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा चाहिए था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 26 लाख लोगों की जो बात है वो बिल्कुल सच है कि मुंबई में अगर इस आंदोलन को सफलता मिलती है तो आम आदमी का फायदा होगा। भले ही इस पर राजनीति करने वाले जो है वो करेंगे, लेकिन संजय निरुपम इसमें कोई राजनीति नहीं देखते। और सबसे अहम बात है कि बाकी जो MP हैं, बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं, इस तरह से अगर आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं से रिलायंस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। लेकिन ये दुर्भाग्यवश है कि अभी भी 3 दिन के बाद संजय निरुपम जो एक MP हैं उनकी तरफ कोई जो योगदान होना चाहिए सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, वो नहीं देखा जा रहा है। और साथ ही साथ अनिल अंबानी के कान पर भी कुछ जूं तक नहीं रहेंगी। तो इस आंदोलन में अभी और भी पापड़ बेलने पड़ेंगे संजय निरुपम को। बिल्कुल जाहिर है पापड़ बेलने पड़ेंगे, और उसके लिए वो तैयार भी दिख रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो मजबूत, अंदर से काफी मजबूत आदमी है और पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या उन्हें कांग्रेस का साथ भी मिल रहा है? क्योंकि कांग्रेस के भी कई नेता वहां पर मौजूद हैं। तो कांग्रेस की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, कांग्रेस के जो भी लोग वहाँ पे हैं वो MLA स्तर के हैं या फिर नगर सेवक लेवल के हैं। कई नगर सेवक उनके साथ भूख हड़ताल में शामिल हैं सुष्मिता, क्योंकि इस तरह का जब भी आंदोलन होता है तो पार्टी की तरफ से कोई ना कोई एक संदेश दिया जाता है। हालांकि इस बारे में जो भी संदेश, जो भी पब्लिसिटी की गई संजय निरुपम और उनकी टीम ने की है, तो कहीं ना कहीं से पार्टी का जो रुख है वो साफ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो भी नेता मिलते हैं वो यही कहते हैं कि हम इस आंदोलन के साथ हैं, हमारा पूरा सपोर्ट है। लेकिन वाकई जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रिया दत्त हो, बाकी जो MP वगैरह हैं मुंबई में, वो अब तक नजर नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं से संजय निरुपम की जो यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है जो प्रेशर बाकी नेताओं के आने से पड़ता वो अब तक उसमें कमी नजर आ रही है। प्रिया दत्त पहले उनके साथ नजर जरूर आई थी, लेकिन यहाँ पर वो शामिल नहीं हुई। पहले उन्होंने साथ दिया था जब बिजली के बिल की मांग संजय निरुपम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, तब प्रिया दत्त नजर आई थी, लेकिन धरना स्थल पर नहीं पहुंची। इसका समर्थन वो नहीं कर रही है कहीं से भी। देखिए, प्रिया दत्त से मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन संजय निरुपम एक ऐसे सांसद, मैं पर्सनली जानता हूं उनको, कि वो कोई भी जाता है उनके ऑफिस में तो उनसे मुलाकात का वक्त मिल जाता है।
और बिना अपॉइंटमेंट के। तो प्रिया दत्त ने जिस तरह से संजय निरुपम की लोकप्रियता देखी, संजय निरुपम विवादों में आए कि संजय निरुपम मोर्चा निकालेंगे, विरोध करेंगे, तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठने लगा था कांग्रेस में और कांग्रेस के बाहर भी कि प्रिया दत्त ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं। और जाहिर है ये दबाव आया, जब शिकायत होने लगी, चारों तरफ चर्चा होने लगी, तब प्रिया दत्त को महसूस हुआ कि वाकई हमें भी जुड़ना चाहिए इस आंदोलन से। और निश्चित रूप से इस आंदोलन को अगर कोई आगे लेके जा रहा है तो सिर्फ संजय निरुपम है, बाकी जो लोग जुड़ रहे हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल, लेकिन स्वार्थ सिद्धि के आरोप संजय निरुपम पर भी लग रहे हैं, क्योंकि अब जो उनके विपक्षी हैं वो निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। उनका कहना यही कि ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये एक मुद्दा मिल गया है कहीं ना कहीं संजय निरुपम को। पहले ये आवाज क्यों नहीं उठाई गई जब दिल्ली में ये फैसला लिया जाता है बिजली के दामों में कमी करने का और उसका असर देखा जाता है, और कहीं ना कहीं आप इफेक्ट के तौर पर ये मुद्दा उठाया गया सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, तो ये आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों जब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को चिट्ठी लिखी थी और अपनी मंशा जाहिर की थी कि बिजली बिल जो है वो कम होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं से एक संदेश किया था कि वो विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन हमने पूछा था उनसे उसी वक्त कि आप अभी का वक्त क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, क्या चुनाव को देखकर ऐसा कर रहे हैं, आम आदमी की पार्टी की नकल कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि अगर हम आम आदमी की पार्टी की नकल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमारा जो मकसद है वो साफ है, भले ही हम देर आए दुरुस्त आए। और उनका जो मकसद था उससे निश्चित रूप से 26 लाख लोगों का फायदा होगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संजय निरुपम अगर ये कदम पहले और उठाते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल, और जिस तरह से धरना दे रहे हैं, क्योंकि शायद इससे पहले वो धरना उन्होंने नहीं दिया है, अब धरना दे रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की धरना नीति को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मयंक गांधी ने भी उस पर चुटकी ली, उस पर निशाना साधा है कि नकल कर रहे हैं संजय निरुपम। आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से धरने के जरिए एक रहता है कि हाँ, धरने के जरिए वो अपनी मांगों को सामने रखते हैं, उसकी नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल संजय निरुपम बहुत ही स्पष्टवादी हैं। जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो बिल्कुल खुलकर जवाब देते हैं। और अक्सर वो कहते रहे कि अगर हम राजनीति में हैं और राजनीति करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजनीतिज्ञों का काम ही होता है राजनीति करना। और पॉलिटिक्स में वाद विवाद चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन सुष्मिता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है कि जब आप किसी मुद्दे को उठाते हैं तो आम आदमी से वो कितना उसका हित जुड़ा होता है। और संजय निरुपम के इस आंदोलन से निश्चित रूप से आम आदमी का हित जुड़ा हुआ है। भले ही इसमें राजनीति हो रही है, लेकिन ये सच है कि मुंबई में आज की तारीख में बाकी जो नेता हैं उनमें अगर संजय निरुपम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबको पॉलिटिक्स नजर आएगी। अगर इसमें सफलता मिल जाती है तो कहीं ना कहीं से संजय निरुपम हीरो बन जाएंगे। और जाहिर सी बात है, उस हीरोगिरी को देखते हुए बहुत सारे लोग हो सकते हैं कन्नी काट रहे हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में संजय निरुपम के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है और चुनाव सामने है। जाहिर है, लेकिन ऐसे में जब उन्होंने रिलायंस के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला है, अनशन शुरू कर दिया है और आत्मदाह तक की धमकी दे डाली है रिलायंस की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना कोई बातचीत की पहल की गई है। देखिए, अभी तक अनिल अंबानी की कंपनी हो या जो भी हो, उनकी तरफ से यही बयान आ रहे हैं, यही खबरें आ रही हैं कि संजय निरुपम की नौटंकी जारी है और इसको बिल्कुल सफलता नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं से अनिल अंबानी जो है वो सोच तो रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। हालांकि संजय निरुपम के जो लोग हैं और संजय निरुपम खुद हैं, उनको लगता है कि आम आदमी से जुड़ा हुआ ये जो मामला है उसको आगे बढ़ाने के लिए, सफलता पाने तक वो हर हथकंडा अपनाएंगे, हर आंदोलन का रास्ता चुनेंगे। और जाहिर सी बात है, जब उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी तो वो खुद को आग लगा के उनके घर के सामने जलाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं से समझा जा सकता है कि संजय निरुपम की जो भावना है वो आम आदमी की भावना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या क्या रिलायंस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, क्या बातचीत के लिए कोई पहल होती है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार से भी उनकी एक मांग है कि बिजली कंपनियों का ऑडिट कराया जाए, तो ये मांग उन्होंने सरकार के सामने रखी है, उस पर क्या कुछ कहना है सरकार? देखिए, सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है उसकी जो शिथिलता है सबको पता है। अगर सरकार होती है और आपको महंगाई से आप त्रस्त हैं, बाकी समस्याओं से त्रस्त हैं, ऐसे में अगर कोई आपके सरकार का ही हिस्सा जो प्रवक्ता है कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं से एक प्रेशर बनना चाहिए। लेकिन संजय निरुपम ने आंदोलन का रास्ता इसलिए भी चुना कि उनकी बातों को कहीं ना कहीं से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ये आश्वासन दिया था, मीडिया में भी कहा था कि हम इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लोगों को फायदा होगा, लेकिन वो फायदा आम आदमी को अब तक महसूस नहीं हुआ है। हालांकि लघु उद्योगों में 20% का जो फायदा होने की बात थी वो आई है सामने, लेकिन आम आदमी को आज भी रिलायंस के बिजली बिल से मुक्ति नहीं मिली है। और यही कारण है कि संजय निरुपम की जो बात है सरकार भी बहुत प्रमुखता से नहीं उठा पा रही है।
बिल्कुल। और क्या ऐसे में सरकार कुछ पहल कर सकती है? क्या इस तरह का कोई प्रावधान बनता है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया 20% कटौती की, 300 यूनिट उपभोक्ताओं 300 यूनिट तक जो भी बिजली उपभोग करेंगे उन पर ये राहत दी गई, कम से कम 20% की कटौती की गई। हालांकि मुंबई उसमें शामिल नहीं है क्योंकि मुंबई में रिलायंस और टाटा बिजली सप्लाई करते हैं। ऐसे में क्या महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई पहल की जा सकती है? क्या कोई बातचीत हो सकती है कि इस मामले में उनको मदद मिल सके? देखिए, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल सकता है। और इसका विकल्प यानी ऑप्शन भी संजय निरुपम ने बताया था कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल सरकार ने इसी मुद्दे को लेकर अपनी सरकार बनाई, जीत भी हासिल की उन्होंने। और साफ सी बात है कि उन्होंने सबसे पहला वादा निभाया कि वहाँ के जो बिजली दर है उसमें कमी आई। यही कारण है कि संजय निरुपम ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि दिल्ली की तर्ज पर महाराष्ट्र की सरकार भी अगर चाहे तो यहाँ पर बिजली कम हो सकती है, बिजली की जो बिल है। लेकिन सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो अब तक नजर नहीं आ रही है। चाहे हो सकता है रिलायंस ने कहीं ना कहीं से उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की हो, और यही कारण है कि सरकार की जो भूमिका है सुष्मिता, वो शक के दायरे में है। और यही कारण है कि अगर संजय निरुपम की भावनाओं को समझने की कोशिश करती सरकार तो संजय निरुपम को यहाँ पर इस हालत में भूख हड़ताल नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। और ऐसे में अगर आम आदमी की बात करें, क्योंकि वो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, 26 लाख उपभोक्ताओं की बात करते हैं जिसके लिए वो अनशन कर रहे हैं, जिसके लिए वो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं पिछले 3 दिनों से, उनका साथ भी उन्हें मिल रहा है। वहां पर धरना स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, लोगों का क्या कहना है? संजय निरुपम के जो विरोधी हैं उनका कहना है कि संजय निरुपम ये नौटंकी कर रहे हैं और कोई भीड़ नहीं है। जबकि उनके लोगों ने कहा है कि संजय निरुपम ने सबको बोला है कि आप लोग घर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। तो बाकी लोग जो हैं, जो आम आदमी उस रास्ते से गुजरते हैं, एसबी रोड कांदीवली वेस्ट का इलाका सुष्मिता, वहाँ पर रिलायंस का ऑफिस है और हर आने जाने वाली गाड़ी जो है वो संजय निरुपम को देख रही है वहाँ पर। और निश्चित रूप से जब उसको पता चलता है कि इस इलाके का सांसद हमारी समस्या को लेकर बैठा है तो उनका एक मोरल सपोर्ट मिलता है, एक इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है उनको। और यही कारण है कि वो हर तबके के लोग वहाँ पर आ रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं, उनको उनके उत्साह में वर्धन करने के लिए कहीं ना कहीं से उनको शाबाशी भी दे रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उन पर आरोप जरूर लग रहे हैं कि वो पॉलिटिकल स्टंट है, इलेक्शंस को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए। लेकिन अगर इस तरह की पहल होती है तो शायद उसका स्वागत भी किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की मांग को लेकर अगर वो धरना करते हैं, अनशन करते हैं, जो कि अब तक बहुत ज्यादा नहीं देखने में आता है कि जनप्रतिनिधि इतना ज्यादा अगर उत्साहित हो जाएं लोगों की मांगों के लिए, अगर वो अनशन कर देते हैं, तो एक तरह से इस तरह के जो मूव्स हैं, इस तरह के स्टेप्स हैं, इन कदमों का स्वागत भी किया जाना चाहिए। जो अपने आप में एक नई राजनीति, नए तरह की राजनीति जिसका आम आदमी पार्टी हमेशा से जिक्र करती आई है, परिवर्तन की राजनीति, उस रूप में भी इसे देखा जा सकता है, तो एक तरह से स्वागत योग्य भी कहा जाएगा। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे इंसान है जिन्होंने देश के सामने एक नई राजनीति की राह दिखाने की कोशिश की है। आपको याद होगा, जैसे ही अरविंद केजरीवाल सक्रिय होते हैं राजनीति में तो कांग्रेस हो या बाकी दलों के जो लोग हैं उनमें उथल पुथल हो जाती है। और जिस तरह से एक बहुत ही आम मुद्दा उठाया, आम आदमी का बिजली का जो बिल है, पानी का जो मसला है, उसको उठाया केजरीवाल ने। यही कारण है कि संजय निरुपम ने भी ऐसे मुद्दे को पकड़ा है जिसका वास्ता सिर्फ आम आदमी से है। और मुंबई में अगर हम टाटा की बात करते हैं तो टाटा का बिल अगर आपके पास 1200 का आता है तो वहीं रिलायंस का जो बिल है वो 3000 का आता है। तो ये बहुत ही बड़ा दायरा है। लेकिन अब टाटा की भी जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन संजय निरुपम की अगर हम बात करें तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो आम आदमी मजबूर है, जिसकी कमर पहले से टूटी हुई है महंगाई से, वहाँ रिलायंस की तरफ से अगर थोड़ी बहुत राहत मिलती है तो आम आदमी का भला होगा। और जाहिर सी बात है, आम आदमी का भला होगा तो नेताजी का भी भला ही होगा। बिल्कुल। तो आम आदमी का भला होगा तो नेताजी का भी भला होगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक और पॉलिटिकल स्टंट करने के आरोप जरूर संजय निरुपम पर लग रहे हैं। 3 दिन से वो अनशन पर हैं, आज तीसरा दिन है। आत्मदाह तक की उन्होंने धमकी दे डाली। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या रिलायंस की ओर से कोई पहल होती है, कोई बातचीत सामने आती है, क्योंकि रिलायंस इस मामले में पूरी तरह से न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। उनका कहना यही है कि संजय निरुपम नौटंकी कर रहे हैं। क्या सरकार भी इस मामले में कोई पहल करेगी, ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप, कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खिड़की एक्सटेंशन मामले में दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को उनकी पार्टी का तो पूरा साथ मिला, लेकिन पार्टी ने उन्हें अपनी जबान पर संयम रखने की हिदायत भी दे डाली। लेकिन मंत्री जी इन हिदायतों पर अमल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और आज तो सोमनाथ ने मीडिया पर ही अपनी भड़ास निकाल डाली। विदेशी महिलाओं पर छापेमारी मामले में घिरे दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती अपना आपा खोते जा रहे हैं। अब तक विरोधी दलों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सोमनाथ भारती अब मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आज जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे, तो वो मीडिया पर ही भड़क गए और उस महिला पर आरोप लगा दिया कि मोदी जी ने आपको कितने पैसे दिए हैं। इस बयान के बाद से बीजेपी का हमला और तेज हो गया है। तो दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती लगातार विवादों में हैं। विवादों से उनका जैसे चोली दामन का साथ हो गया है। आज एक और विवाद उनके नाम जुड़ गया जब महिला पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या इस्तीफे का दबाव जिस तरह से उन पर बढ़ रहा है वो अपना इस्तीफा देंगे तो अपना आपा खो बैठे और पत्रकारों पर ही भड़क गए। चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। संवाददाता अविंद्र आशुतोष जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आशुतोष जी, कानून मंत्री हैं सोमनाथ भारती और पहले भी जिस तरह से विवादों में रहे हैं खिड़की एक्सटेंशन मामले में, हालांकि पार्टी का साथ उन्हें मिला, पार्टी ने बचाव किया, हिदायत भी दे डाली कि कम से कम अपनी जबान पर संयम रखिए, लेकिन आज जिस तरह से मीडिया पर भड़के हैं तो सवाल यही उठता है कि कब तक पार्टी उनको बचाती रहेगी, कब तक साथ मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से दोहरा मापदंड अपना रहे हैं सोमनाथ जी, तो कहीं ना कहीं से उनके चरित्र पर सवाल उठने लगा कि जब वो कहीं रेड मारने जाते हैं या फिर अचानक कहीं पर निरीक्षण के लिए जाते हैं तो वो मीडिया को साथ लेके जाते हैं, यानी अपना जब मतलब होता है तो वो मीडिया को यूज़ करते हैं, लेकिन मीडिया जब सवाल करती है उनसे तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता और यही कारण है कि उनका जो चरित्र है वो सबके सामने आ रहा है। हालांकि पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है लेकिन मीडिया किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो सच है वो सच है और पारदर्शिता लाने के साथ ही मीडिया ने ये काम किया है सुष्मिता जी की सोमनाथ जी जो आरोपों का जो सामना जिस तरह से करना चाहिए उसमें वो विफल रहे हैं और यही कारण है कि उनकी जो नाराजगी है, उनकी जो कुंठा है वो सामने आ गई है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भूलना ये भी नहीं चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी सड़क के एक आंदोलन से उसने सियासी पार्टी का रूप अख्तियार किया था, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका मीडिया की भी थी। आज जब आपसे सवाल किए जाते हैं, हालांकि आपके विपक्षी वो सवाल कर रहे हैं, इस्तीफे का दबाव विपक्ष की ओर से है, ऐसे में अगर कोई पत्रकार पूछता है जाकर तो आप उस पर ही उल्टा अपनी भड़ास निकाल देते हैं, तो वो कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। इससे पहले भी वो अरुण जेटली पर भी ऐसे ही अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, ये सबको पता है, लेकिन अभी जिस तरह से केजरीवाल की जो सरकार है उसके जो मंत्री हैं जिस तरह से वो हथकंडे अपना रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं से वो प्रशासन के खिलाफ खुद लड़ते नजर आ रहे हैं, तो अगर एक सीएम बैठता है अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने गृह मंत्री के खिलाफ, तो समझा जा सकता है कि आपकी जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। यही कारण है कि आपको सड़क पर उतरना पड़ा। और आपका कानून मंत्री अगर इस तरह की भाषा अपनाता है तो निश्चित रूप से सवाल ये उठता है कि क्या कानून मंत्री की नज़र में कानून कुछ नहीं है? क्योंकि एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर उसका सवाल है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो भी आम आदमी की पार्टी की तरह ही आम भावना से जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से जिस तरह से सोमनाथ भारती के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उनकी नीयत में ज़रूर कोई ना कोई खोट है।
और बीजेपी लगातार हमलावर हो गई और आज का जो उनका ये बयान आया, जिस तरह से उन्होंने सलूक किया मीडिया के साथ, अपनी भड़ास निकाली, उसके बाद बीजेपी और भी ज्यादा हमलावर हो गई है और इस्तीफे की मांग रख दी है। महिला आयोग पहले से ही उन पर कार्रवाई का मन बना चुका है, लेकिन वो पेश नहीं। और ऐसे में चारों तरफ से कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ सोमनाथ भारती नहीं, आम आदमी पार्टी पर भी जाहिर तौर पर उसका असर पड़ रहा है और उसका खामियाजा केजरीवाल सरकार को भुगतना पड़ सकता है सुष्मिता, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है उसमें भाजपा की रफ्तार जिस तरह से बढ़ती जा रही है, मोदी का कद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सारी पार्टियों के सामने ये संकट पैदा हो गया है कि मोदी किसी की कुर्सी ना खा जाए और आने वाले दिनों में जब सरकार बनेगी तो उसमें बीजेपी बाजी ना मार ले जाए। तो कहीं ना कहीं जो कुंठा है, उनकी जो नाराजगी है, उनका जो गुस्सा है वो सामने आया है। और एक सवाल जब मोदी से जुड़ा हुआ था तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं से उनका जो दिल है वो बहुत बड़ा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर कुंठित भावना का समावेश बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आशुतोष जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली के कानून मंत्री लगातार अपने आप को मुसीबतों में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले से ही विवादों में घिरे थे और आज जिस तरह से उन्होंने मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली और उससे वो चौतरफा हमले का शिकार हो गए हैं। बीजेपी काफी हमलावर हो गई है और इस्तीफे का दबाव सोमनाथ भारती के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी बढ़ गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल सोमनाथ भारती के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अंदर खाने ये खबर जरूर है कि पार्टी को भी नहीं पता कि आखिर सोमनाथ भारती को टैकल किस तरीके से किया जाए, क्योंकि कानून मंत्री हैं दिल्ली के और जिस तरह की बदजुबानी का इस्तेमाल करते हैं वो, उसे कहीं से भी सही तो नहीं ठहराया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश कोचरेकर। आज भविष्यवाणी में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजकुमार शर्मा जी। क्या जानना चाहते हैं आप?